चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने 26 का ABCDEFGH पढ़ा, लेकिन इसमें जो हम पुलिस वालों के लिए है सबसे महत्वपूर्ण है 26 का A, 26 का और इसमें आता है मृत्युकालिक कथन। चूंकि इंपॉर्टेंट है तो इसी को इस स्लाइड में, इस वीडियो में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो आते हैं मृत्युकालिक कथन की अवधारणा। क्या कंसेप्ट है? तो कंसेप्ट है कि मरता हुआ आदमी के मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकलता है और सत्य का वास होता है, मतलब जो मरते समय कहेगा वो सच ही कहेगा। यही बात कह गई, जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर से मिलने जा रहा हो वह झूठ नहीं बोलता है। अगला आता है मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन। इसको डीडी भी कहा जाएगा। का स्वरूप कैसा होगा? तो ये लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है। सांकेतिक का मतलब है इशारों में अगर कोई बताए, और ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। अगली बात आती है मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के आधार व आवश्यक शर्तें। इसका कहने का मतलब है मृत्युकालिक कथन को ग्रहण करने के लिए क्या बेस होना चाहिए, क्या ग्राउंड होना चाहिए, और कौन कौन से तत्व, इंग्रेडिएंट्स होने ही होने चाहिए। तो ये 5 जो है अवयव हैं, ये मृत्युकालिक कथन में होंगे, तभी ये न्यायालय में ग्राह्य होगा। नंबर 1 बात है कि वो ऐसा स्टेटमेंट अपनी मृत्यु के बारे में दे रहा हो, कह रहा हो। दूसरी बात है मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में, किन परिस्थितियों में हुई है मौत। अगली बात कह रहा है कथन करने वाला ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन करने के बाद मर गया हो। चौथी बात कह रहा है मामले में मृत्यु का कारण न्यायालय में प्रश्नगत हो, जब न्यायालय को यह जानना है कि अमुक व्यक्ति की मौत कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई। नंबर 5 है मृत्यु की प्रत्याशंका हो अथवा नहीं। ये चीज कोई मायने नहीं रखती है कि ऐसा आदमी घायल है और ऐसी चोटों से वो सर्टेन मर ही जाएगा या बच ही जाएगा। इस बात का मृत्युकालिक कथन पर कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आते हैं मृत्युकालिक कथन और विचारणीय तथ्य। जैसे किसी के मन में आया था, उसने पूछा भी था, साहब अगर मरते समय कोई फिर झूठ बोल दे तो उसके लिए है कि जब न्यायालय को अगर ऐसी जरा सी भी शंका होती है तो वह इनको विचारण करेगा, इन मामलों को, और इनकी भी जांच करेगा। जैसे मृत्युकालिक कथन स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, बिना किसी जोर दबाव के होना चाहिए और अपने मन से होना चाहिए, तब वो माना जाएगा। दूसरी बात कह रहा है कथन करने वाले व्यक्ति की किसी से गहरी और पुरानी दुश्मनी तो नहीं है, मतलब उसने नाम इसलिए तो नहीं ले दिया तो मैं तो मर ही रहा हूं तो मेरी आने वाली संतानें कम से कम सुखी रहे, इन्होंने मेरा 50 साल से खेत दबा रखा है। तो इस बात की भी जांच करेगा कि ऐसी गहरी और पुरानी रंजिश तो नहीं है इनके लिए। अगली तीसरी बात कह रहा है कि कथन करने वाले को ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया तो नहीं है कि क्या ले दे फलाने का नाम ले दे, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर उस पर विचारण अलग तरीके से किया जाएगा। अगली बात है कथन के लिए गवाह यदि कोई अवयस्क है तो कहीं उसे प्रशिक्षित या ललचाया तो नहीं गया है। जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई महिला खत्म हो जाती है, तो आपने देखा होगा हमारे समाज की जैसी संरचना है, उसके मायके वाले उस छोटे बच्चे से कहते हैं क्यों पापा ने मारा मम्मी को, और उसे इस तरह ट्रेंड कर दिया जाए कि कोई तुमसे पूछे तो कहना मम्मी को पापा ने मारा, तो या फुसलाए कि शाम को तुम्हें चॉकलेट देंगे। तो इस तरह का करके तो कोई कथन नहीं किया गया है, कोई गवाह है। अगली बात कह रहा है कथन करने वाले का चिकित्सक की आख्या के अनुसार दिमागी रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। जिस समय वो ऐसा डाइंग डिक्लेरेशन डीडी कर रहा है उस समय उसकी मानसिक स्थिति दुरुस्त होना जरूरी है, इसलिए डॉक्टर इस चीज को प्रमाणित करेगा, रिपोर्ट देगा। आख्या का मतलब रिपोर्ट देगा। और सबसे लास्ट बात यह है कि मान लीजिएगा किसी आदमी को चोट लगी और उसने अपना मृत्युकालिक बयान भी दे दिया, लेकिन बयान देने के बाद वो मरा नहीं। 6 महीने बाद वो जाता है अपने खेत में और खेत में उसको सांप काट लेता है। तो उसका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें कॉज ऑफ डेथ क्या आई? सांप के काटने से मृत्यु हुई, तो वो डीडी नहीं माना जाएगा, रिलीवेंट नहीं है। अगर उन्हीं चोटों से, जिन चोटें उसे 6 महीने पहले पहुंचाई गई थी,
अगर उन चोटों से मरता है तो उसका डीडी सुसंगत होगा और मान लिया जाएगा, रिलीवेंट होगा। अगली बात आती है कि मृत्युकालिक कथन का गवाह कौन और विश्वसनीयता की प्राथमिकता क्या है, सबसे अच्छा किसको माना जाएगा। तो उनने कहा जब ऐसा मरने वाला व्यक्ति किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने अपना मृत्युकालिक कथन डाइंग डिक्लेरेशन करता है तो उसको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। मान लो मजिस्ट्रेट नहीं मिल पाया तो उसका जो ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर, उसकी सबसे विश्वसनीयता मानी जाएगी। मान लीजिएगा डॉक्टर भी नहीं ले पा रहा है तो जो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा या वहां का जो पुलिस ऑफिसर होगा, एसएचओ होगा, वो बयान लेगा, उसे विश्वसनीय माना जाएगा। चौथे जो आपने आगे 6 कारण पढ़े थे वो इस चौथे की वजह से है कि जब ये कोई भी नहीं ले पाते हैं तो मृतक के परिवार का कोई सदस्य अथवा पड़ोसी या कोई भी नागरिक अगर कोई ऐसा बयान ले लेता है, वीडियो बना लेता है, ऑडियो बना लेता है, जैसे कि आपने देखा इस समय जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो ये है कि कुछ भी हो रहा हो आदमी तुरंत वीडियो बनाने लगता है, तो अगर वो सही है तो वो भी पहले माना जाएगा। संकलित करने योग्य मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य और अभिलेख, जैसे आपको लगता है कहीं कोई मर गया आएगा या मरने वाला है तो आप क्या चीजें तलाश करेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे उसने मरने से पहले कोई सुसाइड नोट तो नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें वो बताएगा ना मैं किन कारणों से मर रहा हूं और मैं ये मेरी मौत का कौन जिम्मेदार है। दूसरा है कलमबद्ध बयान। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने किया गया और उसके बाद मर जाता है तो उसको डीडी मान लिया जाएगा। इसी तरह कोई ऐसी कंडीशन में आता है पुलिस के पास और पुलिस उसका बीएनएसएस की धारा 180 के तहत अगर बयान रिकॉर्ड करती है और बयान रिकॉर्ड कराने के बाद वो मर जाता है तो उसको भी डीडी मान लिया जाएगा। इसी तरह एफआईआर की प्रति, मान लीजिए कोई घायल व्यक्ति आया, उसने बताया श्रीमान जी आज मुझे सुबह 10 बजे फलाने चौराहे पे फलाने व्यक्ति ने चाकुओं से गोद दिया आएगा और एफआईआर उसकी लिख ली गई और लिखने के बाद वो मर जाता है तो वो एफआईआर ही उसकी डाइंग डिक्लेरेशन हो गई। अन्य कोई साक्ष्य अथवा अभिलेख, तो अन्य साक्ष्य अभिलेखों का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट किसी के मोबाइल में वो रिकॉर्ड हो गया हो या वैसे ही रिकॉर्ड हो गया हो या किसी सीसीटीवी फुटेज में उसे देख लिया गया हो तो उनको भी वरीयता दी जाएगी। मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य का महत्व, तो ये जो आपने पहले शुरू में पढ़ा था वही है, यह प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होता है, इसे सीधा साक्ष्य नहीं माना जाता। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होते हुए भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य का रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली बात, यह अनुश्रित साक्ष्य हियरसे का अपवाद है। वैसे तो सुनी सुनाई साक्ष्य न्यायालय में नहीं मानी जाती है, लेकिन ये अपवाद है, सुनी सुनाई साक्ष्य भी न्यायालय में मानी जाएगी। सुनी सुनाई तो किसी ने रिकॉर्ड किया, किसी ने बताया, तो भी न्यायालय उस पर अगर सही है तो विश्वास करता है। यह साक्ष्य कमजोर होते हुए भी अपनी परिस्थितियों में न्याय को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सक्षम है। जब लगता है कि न्याय देने के लिए बहुत जरूरी है तो ये साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी ये केस लॉ है, पाकला नारायण स्वामी केस, इसको अलग से बताया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ओके।